बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हमारी जो डिस्कशन है वो यूनिट 4+5 आई मीन लिक्विड एंड सॉलिड्स इसकी है। बहुत आसान पेपर है, कोई इसमें मुश्किल नहीं। आपको 40 प्लस माइनस में स्कोर करना होगा। अगर उससे कम है तो इट मीन्स आपकी प्रेपरेशन अच्छी नहीं है और इनफ मटेरियल आपके साथ शेयर हुआ, टाइम भी आपको काफ़ी मिला इसकी प्रेपरेशन का। पहले क्वेश्चन पे आए, द सॉलिड इन विच पैकिंग ऑफ एटम्स लाइक ईच ऑड लेयर ऑफ एटम्स एग्जैक्टली लाई अबव ऑड लेयर। ऑड के ऊपर ऑड, वन के ऊपर वन, इसके ऊपर वन और इवन के ऊपर इवन, एंड इवन लेयर ऑफ एटम एग्जैक्टली लाई अबव इवन लेयर। तो दिस टाइप ऑफ पैकिंग ऑफ एटम इज कॉल्ड, बेटा जी इसको हम ना हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग भी कहते हैं। हम इसे 1-2-1-2 क्लोज पैकिंग भी कहते हैं। हम इसे ए बी क्लोज पैकिंग भी कहते हैं। तो मेटल स्ट्रक्चर में आमतौर पर दो किस्म की पैकिंग होती है, क्लोज पैकिंग। एक जिसे हम कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और दो उसके और भी नाम बता दिए, और दूसरी आपके पास होती है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्यूबिक क्लोज पैकिंग के भी ये ए बी सी और 1-2-3 ये क्यूबिक क्लोज पैकिंग है। अब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ना, इसको मैं HCP से रिप्रेजेंट करता हूँ। HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। 2-3 और बातें, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 12 होता है। क्यूबिक क्लोज पैकिंग का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कौन से मेटल्स शो करती है? ये मेटेलिक स्ट्रक्चर की पैकिंग है, मेटेलिक स्ट्रक्चर। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग आपके पास मैग्नीशियम शो करती है, जिंक शो करती है, कैडमियम शो करती है। ये जिंक, कैडमियम, मैग्नीशियम। अगर आप इन मेटल्स के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट को देखोगे ना, तो दीज मेटल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है ना, HCP, ये ज़्यादातर ना लेड पैकिंग होती है, लेड पैकिंग। और लेड पैकिंग होने की वजह से ना इसमें वीक मेटालिक बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से ना ये आपके पास लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट शो करती है। इसके बरक्स दूसरी मैंने आपको कही है क्यूबिक क्लोज पैकिंग, जिसे मैं CCP इससे जाहिर करता हूँ। बाज़ केसेस में ना जो FCC है ना, वो भी क्यूबिक क्लोज पैकिंग ही होती है। फेस सेंटेड क्यूबिक यूनिट सेल जो होता है ना, वो भी क्यूबिक क्लोज पैकिंग है। क्यूबिक क्लोज पैकिंग को मैंने क्या कहा, ABC और 1-2-3 भी हम इसे कहते हैं। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी हम 12 लेते हैं, इन दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है। कौन सी मेटल्स हैं जो क्यूबिक क्लोज पैकिंग शो करती हैं? तो उसमें आपके पास ना एल्यूमिनियम है, सिल्वर है, कॉपर है, गोल्ड है। ये वो मेटल्स हैं, और भी कई हैं जो क्यूबिक क्लोज पैकिंग शो करती हैं। जो क्यूबिक क्लोज पैकिंग होती है ना, दैट इज़ अ सिमेट्रिकल क्लोज पैकिंग। और जब सिमेट्री आती है ना पैकिंग में, तो वहाँ पे स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से वो मेटल जिनकी क्यूबिक क्लोज पैकिंग होती है वो हार्ड होती हैं, उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। अच्छा, ये जो क्यूबिक क्लोज पैकिंग है या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर भी एक जितना है और दोनों की पैकिंग एफिशिएंसी भी एक जितनी है। पैकिंग एफिशिएंसी, और दोनों की जो पैकिंग एफिशिएंसी है, पैकिंग एफिशिएंसी, वो ना 75% होती है। 74%। और यानी वो जो सफ़ेयर हैं, जो पार्टिकल्स हैं, वो 74% स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। बाकी 26% जो है ना, वो आपके पास एम्प्टी स्पेसेस होती हैं। ये मैंने ना बहुत सारी बातें आपको बता दी। अगर आप इसको मज़ीद खूबसूरत अंदाज में देखना चाहते हैं ना, तो आप YouTube पे जाएं और वहाँ पे इसको लिखोगे ना हेक्सागोनल या क्यूबिक क्लोज पैकिंग, तो वो 3 डायमेंशनली आपको एनिमेशन की फॉर्म में समझाएंगे। शायद वो बेहतर अंदाज में आप समझ पाए। इन डायमंड द कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन, बेटे जी जो डायमंड है ना, डायमंड जो है उसमें कार्बन एटम जो है वो टेट्राहेड्रली अरेंज होती हैं।
तो इसमें एक चीज़ को आपने जेहन में रखना है, मद्देनज़र रखना है कि डायमंड में और वाटर में दोनों में टेट्राहेड्रल ये रेंज है। मसलन डायमंड में अगर आप देखोगे ना तो ये आपके पास कार्बन है, ये भी कार्बन। अब एक कार्बन बाहर को आता है, यानी यहाँ पे एंगल ना 109.5 डिग्री होता है। एक कार्बन ये बिल्कुल ऊपर को आ गया, एक बिल्कुल पीछे चला गया, ये बिल्कुल पीछे चला गया। ये सारे एक प्लेन में नहीं है, ये डिफरेंट प्लेन्स में है, और हर दो बॉन्ड के दरमियान एंगल जो है वो 109.5 डिग्री है। अगर आप इन सब को आपस में मिला दो, ये मिला दो ये और यूं, तो ये आपके पास टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन गया। ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना। और इसमें दो तीन और बातें, ये जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। इन डायमंड द कार्बन इज sp3, ये MCQ है। अगर डायमंड की बजाय आप ग्रेफाइट ले लें, उसमें कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ग्रेफाइट हैज़ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, डायमंड हैज़ क्यूबिक स्ट्रक्चर, क्यूबिक। बल्कि मैं यूँ लिखूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा कि डायमंड का स्ट्रक्चर जो होता है ना वो FCC है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक होता है। अच्छा, अब ये जो बॉन्ड लेंथ है ये भी जेहन में रख लो, 154 पिकोमीटर है। ये वही बॉन्ड लेंथ है जो आप ईथेन, प्रोपेन वगैरह अल्केन में पढ़ते, बिल्कुल उतनी है। स्टूडेंट, ये तो एक ना बेसिक स्ट्रक्चर आ गया, ये एक टेट्राहेड्रल। ऐसे बेसिक स्ट्रक्चर आपस में मिलकर, ऐसे बेसिक स्ट्रक्चर आपस में मिलकर एक यूनिट सेल बनाते हैं। ये यूनिट सेल, ये यूनिट सेल आ गया। अब इस यूनिट सेल में ना ये कॉर्नर्स हैं, ये कॉर्नर्स हैं। 3 कॉर्नर्स आर ऑक्युपाइड बाय कार्बन एटम्स। ये फेस है एक, ये फेस है। इस फेस के दरमियान में भी कार्बन एटम आएगा। अच्छा, ये एक नीचे भी फेस है, इसके दरमियान में भी कार्बन एटम आएगा। अच्छा, अब मैं इन सबको जोड़िए, एक कॉम्प्लिकेटेड लंबी बात निकल जाएगी। आपने सिर्फ ये ज़हन में रखना है कि ये वाला जो है ये ओवरऑल यूनिट सेल है डायमंड का, और इस यूनिट सेल के अंदर ऐसे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर अरेंज होते हैं। यानी यूनिट सेल के अंदर टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम होती है, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। याद रखना, ये जो डायमंड का स्ट्रक्चर है ना, डायमंड का स्ट्रक्चर इट इज़ वेरी मच लाइक दैट ऑफ आइस। अगर आप आइस में भी देखेंगे ना तो आपके पास ये ऑक्सीजन का एटम है, एक हाइड्रोजन ये ऊपर आ गया, एक हाइड्रोजन इधर चला गया, और एक लोन पेयर ये आ गया, एक लोन पेयर पीछे चला गया, ये पीछे चला गया। अगर इस स्ट्रक्चर को भी देखोगे ना तो ये भी वैसा ही है जैसा मैंने ऊपर कहा। आई मीन ये भी तकरीबन टेट्राहेड्रल है, ठीक है ना। और इसको भी अगर आप यूनिट सेल में लाएंगे तो वैसा ही पैटर्न होगा जैसा कि डायमंड का। लेकिन इसके बरक्स सोडियम क्लोराइड को ले लो या आयोडीन को ले लो, इनका भी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होता है, जस्ट लाइक दैट ऑफ डायमंड एंड आइस। लेकिन जो सोडियम क्लोराइड और आयोडीन है ना, उसका जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है ना, वो बिल्कुल डायमंड और आइस से मुख्तलिफ होता है। और मुख्तलिफ होने की वजह क्या है? मैंने एक लफ्ज़ बोला कि डायमंड और आइस में टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होती है, जबकि सोडियम क्लोराइड और आयोडीन में ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट होती है, अरेंजमेंट। ये जो मैं बातें बता रहा हूँ ना, ये एंटी टेस्ट के लिए हमें चाहिए, ये स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड में ये बातें। अब आए ज़रा दोबारा, इन डायमंड द कार्बन एटम्स आर अरेंज टेट्राहेड्रल मैनर में। द क्रिस्टल ऑफ शुगर्स हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग गैस एज वेल एज कोवलेंट बॉन्ड, सो इट बिलोंग्स टू। अब ज़रा देखो, मैं ना शुगर की बात करता हूँ। शुगर से मेरी मुराद है C12H22O11। बेटा जी, ये मैंने शुगर का एक मालिक्यूल लिखा, ये शुगर का एक मालिक्यूल है। अगर आप इस मालिक्यूल का स्ट्रक्चर देखोगे ना तो डेफिनेटली उस स्ट्रक्चर में कार्बन कार्बन बॉन्ड भी है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड भी है। यानी शुगर के स्ट्रक्चर में यू विल फाइंड कोवलेंट बॉन्ड्स। तो शुगर स्ट्रक्चर में कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स। लेकिन
मेरे पास शुगर स्ट्रक्चर को देखोगे तो उसमें पार्शियल नेगेटिव हाइड्रोजन भी है, पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन भी है, पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन भी है। तो इसका मतलब है कि जब एक शुगर का मॉलिक्यूल इसके करीब शुगर का दूसरा मॉलिक्यूल आता है तो इन दोनों के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग जन्म लेती है यहाँ पे। इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर लिखा हुआ है कि क्रिस्टल ऑफ शुगर हैज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये कब, ये बिटवीन टू क्रिस्टल्स शुगर मॉलिक्यूल्स एज वेल एज कोवलेंट बॉन्ड। ये कोवलेंट बॉन्ड कब है, ये कोवलेंट बॉन्ड है बिटवीन सेम मॉलिक्यूल। एक होती है इंट्रा मॉलिक्यूलर, एक होती है इंटर और इंट्रा। तो here the covalent bond is intramolecular within the molecule and hydrogen bonding is intermolecular। अच्छा, अब सवाल ये पैदा हुआ कि क्या शुगर जो है ये कोवलेंट सॉलिड है या मोलेकुलर सॉलिड है? तो आंसर है कि दिस इज द मोलेकुलर सॉलिड। इट कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स और उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। हम मोलेकुलर सॉलिड में पढ़ते हैं कि मोलेकुलर सॉलिड्स कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल, दोज मॉलिक्यूल्स मे बी पोलर और नॉन पोलर्स, और उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमोलेकुलर फोर्सेस पाई जाती हैं। और वो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती है और वो वेंडर वाल फोर्सेस भी हो सकती है, वेंडर वॉल फोर्सेस। अब एक बात ध्यान में रखना है कि ये जो वेंडर वाल फोर्सेस है ना, ये दो किस्म की फोर्सेस का कम्बिनेशन है। एक डाइपोल डाइपोल फोर्स प्लस लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। ये सारी बातें मैंने आपको बताई हुई है। व्हेन अ लिक्विड इज एवेपोरेटेड, तो ऑप्शन इज करेक्ट। क्या होता है जब लिक्विड एवेपोरेटेड होता है तो हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल लिक्विड सरफेस को छोड़ जाते हैं। जो बाकी मॉलिक्यूल्स बचते हैं उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम होने से उनका टेम्परेचर कम हो जाता है। अब लिक्विड क्या करेगा, वो सराउंडिंग से हीट को अब्जॉर्ब करता है और सराउंडिंग से हीट अब्जॉर्ब करने की वजह से तो टेम्परेचर ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज, यहाँ पे आ गया ना, फिर वो सराउंडिंग से। तो हम क्या कहते हैं कि जब वो सराउंडिंग से हीट को अब्जॉर्ब करता है तो सराउंडिंग में टेम्परेचर कम होता है और यूँ सराउंडिंग में कूलिंग प्रोड्यूस। मैंने जितनी भी बातें की हैं ज़रा उनको सोचना, मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने आपसे अभी ये बोला कि मेरे पास इस कंटेनर में लिक्विड है, ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं। ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, इनमें से वो मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज से ज़्यादा है वो लिक्विड सरफेस को छोड़ जाते हैं, ये ऊपर चले गए, वेपर्स बनकर वो लिक्विड से निकल गया, लिक्विड की सरफेस से। दिस इज कॉल्ड एवेपोरेशन। अब जो बाकी मॉलिक्यूल्स बच जाएंगे उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो डिक्रीज कर जाएगी। और बेटे ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी को हम कहते हैं टेम्परेचर, तो उनका टेम्परेचर कम हो जाएगा। यहाँ तक आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब मैंने अगली बात क्या की है, जब लिक्विड का टेम्परेचर अपनी सराउंडिंग से कम होगा तो अब क्या होगा, जब लिक्विड का टेम्परेचर सराउंडिंग से कम होगा तो सराउंडिंग से हीट लिक्विड में आएगी, यू सराउंडिंग में कूलिंग प्रोड्यूस होगी। तो वी विल से दैट एवेपोरेशन इज द कूलिंग प्रोसेस। क्वेश्चन 5, द स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट सेल ऑफ आइस इज जस्ट लाइक दैट ऑफ डायमंड। अभी मैंने डिस्कस किया। सॉलिडिफाइड नोबल गैसेस, हालांकि नोबल गैसेस रूम टेम्परेचर पर गैसेस फॉर्म में, आप उनको ठंडा करो, लिक्विड में ले जाओ, मजीद ठंडा करो, दैट विल कन्वर्ट टू सॉलिड। अब आपके पास सपोज आर्गान सॉलिड स्टेट में है। अब आर्गान जब सॉलिड स्टेट में होगी, ये आर्गान का एक मॉलिक्यूल, ये आर्गान का दूसरा मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, सॉलिड स्टेट है, बहुत करीब करीब है। और चूंकि ये नॉन पोलर है तो इनके दरमियान लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस पाई जाती हैं, जिसको मैं वंडरवाल फोर्सेस में कंसीडर करता हूँ। तो ऐसा सॉलिड जो मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल हो, दीज आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ आर्गान, और उनके दरमियान लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस हो, मॉलिक्यूल के दरमियान लंडन इंटरमोलेकुलर फोर्सेस हो, सच अ सॉलिड इज कॉल्ड मोलेकुलर सॉलिड। इन द क्रिस्टल द कैटाइन्स आर एनाइन, ये तो वेरी सिंपल है ना। आयनिक सॉलिड्स में कैटाइन एंड आयनाइन दे आर हेल्ड टुगेदर बाय आयनिक बॉन्ड, और आयनिक बॉन्ड को हम दूसरा नाम क्या देते हैं कि आयनिक बॉन्ड इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये वंडरवाल फोर्सेस मैंने आपको बता दी हैं। वंडरवाल फोर्सेस इज डाइपोल डाइपोल फोर्सेस एंड लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। कोवलेंट बॉन्ड आप जानते हैं। क्वेश्चन 8, वेरी सिंपल, KCl is an example of very simple ionic solid. We have the potassium ion and chloride ion, and between these two ions, these oppositely charged ions, we observe the ionic bond.
द सॉलिड हैविंग आयनिक बॉन्ड्स आर कॉल्ड आयनिक सॉलिड्स. विच वन इज ट्रू इफ द फॉलोइंग इज आर प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड. पहली बात, सॉलिड में हैव हाई डेंसिटी. क्यों डेंसिटी हाई होती है? क्योंकि सॉलिड में पार्टिकल क्लोज होते हैं. क्लोज होने की वजह से वॉल्यूम कम होता है, और अगर वॉल्यूम कम होता है तो डेंसिटी ज़्यादा होती है. और सॉलिड में चूंकि पार्टिकल ऑलरेडी क्लोज होते हैं तो मज़ीद आप सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते. बहुत कम चांसेस है कंप्रेसिबिलिटी के. सॉलिड शो वाइब्रेशनल. मैंने आपको बताया था वाइब्रेशनल के साथ साथ रोटेशनल भी, ये मैंने जिक्र किया था. और बहरहाल यहाँ पे आपको वाइब्रेशनल ताकि अकोमोडेट करना पड़ेगा. और द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज फिक्स्ड. यस, सॉलिड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम एंड फिक्स्ड शेप. दोनों चीज़ें फिक्स हैं. तो ऑल ऑफ दीज इज द आंसर. सोडियम सॉलिड सोडियम क्लोराइड इज अ बैड कंडक्टर. बेटा जी, ये जो कंडक्शन है ना, कंडक्शन के लिए या कंडक्टिविटी के लिए हमें जो चीज़ चाहिए ना, हम उसे कहते हैं करंट कैरियर, करंट को ले जाने वाला. तो कंडक्शन के लिए अगर किसी भी सब्सटेंस में से कंडक्शन होनी है, उसके लिए हमें करंट कैरियर चाहिए. हमें वो चीज़ चाहिए जो उसमें से करंट को गुजार सके. करंट कैरियर है दो. एक होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कि मेटल्स में पाए जाते हैं, और एक होते हैं मोबाइल आइंस. मोबाइल आइंस. अब ये मोबाइल आइंस कहाँ पे मिलते हैं? ये मोबाइल आइंस या तो मोल्टन स्टेट में, या ये आपको मिलेंगे एक्वस सॉल्यूशन. इसका मतलब है जब सोडियम क्लोराइड सॉलिड स्टेट में होगा, सॉलिड स्टेट में इसके पार्टिकल जो है सॉलिड स्टेट में, ये आपके पास सोडियम आयन है, ये आपके पास क्लोराइड आयन है, ये आपके पास सोडियम आयन है, ये आपके पास क्लोराइड आयन है, ये आपके पास क्लोराइड आयन है, ये आपके पास सोडियम आयन है, ये क्लोराइड आयन है, ये सोडियम आयन है. अगर आप इनको देखोगे इन सबको, तो सोडियम क्लोराइड में ये सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, सोडियम आयन. सॉलिड स्टेट में ना दीज आयन आर फिक्स्ड एट देयर पोजीशन. अपनी जगहों पर फिक्स हैं. दे आर नॉट इन मोबाइल फॉर्म. ये मोबाइल में नहीं है. मोबाइल में तब आएंगे जब मोल्टन स्टेट में होंगे या एक्वस सॉल्यूशन. तो हम कहेंगे इन सॉलिड सोडियम क्लोराइड द आयंस आर फिक्स्ड एट देयर पोजीशन. दे आर नॉट अवेलेबल फॉर द करंट टू कैरी. सो solid NaCl is a bad conductor. The ions are not free to move. Very simple. आगे बढ़ो. The boiling point of water is maximum when external pressure. बेटा जी, हमने पढ़ा है, बार बार आपको पढ़ाया कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल प्रेशर. अब ना ये एक छोटी सी बात है, मतलब आप एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाते जाओगे, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाता है. मसलन मैंने आपको एक चीज़ बताई, मैंने आपको ये दिखाया कि कैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने से वेपर प्रेशर बढ़ता है. एक डाटा मैंने आपके साथ शेयर किया बेटा जी, कि मेरे पास अच्छा ये डाटा आ गया जी. ये डाटा, दिस वन इज द डाटा जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ. अब इसमें अगर आप देखोगे ना, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 25, 69, 698, 100, 120, इतना. मैं अगर आपसे कहूँ कि व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, आप कहेंगे कि सर वाटर का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है ना 374.44 डिग्री सेंटीग्रेड. इस टेम्परेचर से नीचे जो मर्जी फिगर बोल दे, दैट मे बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. यानी वाटर कैन बॉयल एट 120 डिग्री सेंटीग्रेड. Water can also boil at 100. Water can also boil at 25. You can also boil a water at 0 डिग्री सेंटीग्रेड. अब 0 पे भी वाटर को बॉयल करवा सकते हैं. अगर 0 पे आप वाटर को बॉयल करवाना चाहते हैं ना, आप सिर्फ काम करें 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर को बॉयल करवाने के लिए ना, अगर आप चाहते हैं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 0 हो, आप सिर्फ जो प्रेशर है ना, एक्सटर्नल प्रेशर, वो 4.579 टॉर कर दें. क्यों? क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर का इतना वेपर प्रेशर होता है. तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये है कि जब मैं कहता हूँ ना द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100, ये मैं आधी बात करता हूँ. मुकम्मल गुफ्तगू क्या है? द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड एट 760 टॉर.
ये सारी बातें। तो जितना आप वेपर एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाते जाओगे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाता है। और इसका एक और फ़ायदा भी होता है, जितना किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाता है ना, उतनी वो ज़्यादा हीट अपने अंदर स्टोर करता जाता है। जब कोई लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचता है ना, फिर जो आप उसको हीट देते हैं वो लिक्विड के अंदर स्टोर नहीं होती, वो वेपर्स की फॉर्म में बाहर चली जाती है। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचने से पहले तक जितनी आप उसको हीट दे रहे होते हैं ना, वो लिक्विड के अंदर स्टोर होती जाती है, उसका हीट कंटेंट बढ़ता जाता है। नेक्स्ट आओ, मेरे पास बेटा जी ये नेक्स्ट हमारे सॉरी ये अच्छा वो वीडियो भी अच्छा जी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। ये मेरे पास आ गया क्वेश्चन 11, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। पता चल गया ना 1489 का। आपको ना साथ साथ एक और भी बात दे दी कि 1489 टॉर पर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा। अभी मैंने आपको शो करवाया, इस पर है 120 डिग्री सेंटीग्रेड। 700 टॉर पे कितना होगा, 98 डिग्री सेंटीग्रेड। ये ना इसको 43.7 करें, इस पर कितना होगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड। 323 टॉर पे होगा 69 डिग्री। ये माउंट एवरेस्ट की बात हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर मेटल्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आयनिक सॉलिड सॉलिड स्टेट में नॉन कंडक्टर है। कोवलेंट सॉलिड, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, ऑल द इलेक्ट्रॉन आर बिजी इन फॉर्मिंग द कोवलेंट बॉन्ड। इसमें सिर्फ मेरे पास एक एग्जांपल आती है, वो है ग्रेफाइट की। लेकिन याद रखना ग्रेफाइट भी कंडक्टर है पैरेलल टू द लेंथ। एनोआइसोट्रॉपी शो करता है। ये जितनी मैं बातें साथ साथ बोल रहा होता हूँ ना, इसको ज़हन में बिठाया करो। ये मैं मुख्तलिफ MCQs के आंसर बता रहा होता हूँ आपको कि ग्रेफाइट अमंग कोवलेंट सॉलिड्स ओनली ग्रेफाइट शो द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। और ग्रेफाइट भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है पैरेलल टू द लेंथ, परपेंडिकुलर टू द लेंथ, वो इंसुलेटर होता है। Amongst the following, amongst the water H2S, H2SC and H2T, ये वाला जो है the one with highest boiling point। मैं आपको ना एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, यानी अगर आप इसको देखोगे ना, मेरे पास ये एक ग्राफ है। ये ग्राफ मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। इस ग्राफ में ये वाली चीज़, इस ग्राफ में अगर आप देखोगे ना बेटा जी, इस ग्राफ में आपके पास, मैं इसको ख़त्म करके, अच्छा ये देखो आपके पास ये है H2O, H2S, H2SC, H2T। अगर आप छठा ग्रुप देखो ना 6A, इसको याद रखने का तरीका है OCT2, OSSC, CT2, ये छठा ग्रुप है। अब इसके साथ H2O, H2S, H2SC, H2TE, H2PO, these are the hydride of 6A ग्रुप। पहले मैंने छठे ग्रुप के एलिमेंट्स लिखे OCT2, अब फिर मैंने H2 लगा के इनके हाइड्राइड बना दिए। अब इन सब का बॉइलिंग पॉइंट देखो, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है, ये ऊपर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, सबसे ज़्यादा है। HF तो बहुत नीचे चला गया ना, कम है। उससे थोड़ा सा ज़्यादा है H2S का, H2SC का। उससे थोड़ा सा ज़्यादा क्या है H2T का। अगर मैं कहूँ कि इन सब में से हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका है, तो वो वाटर है। क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और अगर मैं कहूँ कि इनमें सबसे कम किसका है, तो आंसर क्या है H2S। एक और बात, वाटर इज द लिक्विड अमंग दीज एंड ऑल अदर आर दे आर द गैसेस। वो गैसेस
तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा वाटर लिक्विड स्टेट में है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बेटा जी नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, ये बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एथानोल इज हायर देन एथानल। दो चीज़ें आ गई, एथानोल और एथानल, इन दोनों को ज़रा समझना। एथानोल C2H5OH एथानोल, एथानल CH3C डबल बॉन्ड OH एथानल, ये है एथानल। एथानल को हम एसेटल्डिहाइड भी कहते हैं, एसेटल्डिहाइड एथानल, ये एथानोल है। अच्छा अब वो ना ज़रा देखो, एथानोल का जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, ये याद रखना है, एथानोल का 78.3 डिग्री सेंटीग्रेड। एथानल का एसेटल्डिहाइड का बॉइलिंग पॉइंट दैट इज 21 डिग्री सेंटीग्रेड। ये दोनों, ये बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, ये बॉइलिंग पॉइंट कम है। वजह बहुत सिंपल है। एथानोल में भी ऑब्जर्व द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, और एथानल में ये पार्शियल पॉजिटिव ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव, ये एक पोलर मॉलिक्यूल है, और इसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस इसमें डाइपोल फोर्सेस पाई जाती हैं, और आप जानते हैं कि डाइपोल फोर्सेस उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो इसका मतलब हुआ कि एथानोल का बॉइलिंग पॉइंट इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और एथानल एसेटल्डिहाइड का बॉइलिंग पॉइंट इसलिए कम है क्योंकि पोलर होने की वजह से उसमें सिर्फ लंडन डाइपोल फोर्सेस पाई जाती हैं। बेटा जी हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। मेरे पास एक इसका आंसर जो आ गया वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। क्यों ज़्यादा है? द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डिपेंड अपॉन, तीन चीज़ें जिन पर वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता, और तीन वो चीज़ें जिन पर वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। तीन वो चीज़ें जिन पर वेपर प्रेशर डिपेंड करता है, और तीन वो जिन पर वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता। ज़रा आप इस पॉइंट को देखिएगा। मैं कहता हूँ कि जो वेपर प्रेशर है ना वो डिपेंड नहीं करता। मैं इसको दोबारा आपके सामने लाता हूँ। मसलन मैं कहता हूँ जी वेपर प्रेशर जो है अमाउंट ऑफ लिक्विड पर डिपेंड नहीं करता, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर पर डिपेंड नहीं करता, सरफेस एरिया पर। ज़रा बात को सुनना है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि आप एक कंटेनर ले लो, इस कंटेनर में वाटर ले लो। मैं वाटर की बात करता हूँ। वाटर, आप ना वाटर का वेपर प्रेशर ले लो। सपोज मैं कहता हूँ टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, बताओ इस पर वाटर का वेपर प्रेशर क्या होगा? तो आप कैलकुलेट करके मुझे बताते हैं सर 43.7 टॉर है। इट्स ओके। तो 25 पर आपके पास वेपर प्रेशर ही इतना आ गया। अब मैं कहता हूँ पानी कितना लिया? आपने कहा सर मैंने 1 लीटर लिया। आप एक काम करो, आप 1 लीटर की बजाय आप 2 लीटर वाटर ले लो, ज़्यादा और पानी ले लो। अब 25 पे दोबारा उसका वेपर प्रेशर मालूम करो तो वो इतना ही आएगा। यानी चेंज अमाउंट ऑफ लिक्विड कम ज़्यादा करने से वेपर प्रेशर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वॉल्यूम, ये कंटेनर जिसमें आपने पानी को लिया, छोटा लें बड़ा लें, खुले मुंह वाला लें तंग मुंह वाला लें, इसका वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड से कोई ताल्लुक नहीं। एक बड़ी अहम बात, ये नीचे सरफेस एरिया। बेटा जी आप दो चीज़ें पढ़ते हैं। एक आप पढ़ते हैं रेट ऑफ एवेपोरेशन। रेट ऑफ एवेपोरेशन, अच्छा एवेपोरेशन और चीज़ है, रेट ऑफ एवेपोरेशन और चीज़ है, दोनों को मिक्स नहीं करना। रेट ऑफ एवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, जितना आप लिक्विड का सरफेस एरिया बढ़ाते जाओगे उतना वो तेज़ी से वेपर्स में कन्वर्ट होगा, उतनी एवेपोरेशन फास्ट होगी, और जितना सरफेस एरिया कम करोगे उतना उसका वेपर्स में कन्वर्ट होना मुश्किल होता जाएगा। इसका मतलब है कि रेट ऑफ एवेपोरेशन। अब दूसरी चीज़ आ गई वेपर प्रेशर, वो तो अलग चीज़ आ गई। क्या वेपर प्रेशर सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है? आंसर है नो, कतई नहीं करता। सरफेस एरिया कम हो ज़्यादा ऊपर, मैंने बात तो की, ये इस पर डिपेंड नहीं करता। मैंने अभी किया नहीं कि आप कंटेनर तंग लें खुला लें, उसका वेपर प्रेशर लिक्विड से कोई ताल्लुक नहीं। अगली बात, वेपर प्रेशर ना, वेपर प्रेशर जिन जिन चीज़ों पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, बॉइलिंग पॉइंट पे, अट्रैक्टिव फोर्सेस पे, डेंसिटी पे, ये सारी बातें आपको आनी चाहिए। किन पर डिपेंड करता है, जिन पर डिपेंड नहीं करता। ज़रा आइएगा, द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डिपेंड्स अपॉन, सिर्फ टेम्परेचर पर, बाकी जो तीनों लिखे उन पर डिपेंड नहीं करता। इन अ क्रिस्टल ऑल द लैटिस साइड्स आर फाउंड टू बी
ऑक्यूपाइड बाय कोवलेंट मॉलिक्यूल्स टू विच काइंड ऑफ सॉलिड इट बिलोंग्स टू। ज़रा गौर से सुनना, मैं आपके सामने लिखता हूँ आयोडीन I2। आयोडीन कैसे होता है? I बॉन्ड I। चूंकि आयोडीन में दो एटम के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड है तो आयोडीन इज अ कोवलेंट मॉलिक्यूल। वो मॉलिक्यूल जिसमें एटम्स के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड हो उसे कहते हैं कोवलेंट मॉलिक्यूल। कार्बन डाइऑक्साइड को ले लो, स्ट्रक्चर बना लो, कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान डबल कोवलेंट बॉन्ड है। आप मीथेन की कार्बन डाइऑक्साइड के बाद आप ये कार्बन डाइऑक्साइड आपने सॉलिड स्टेट में लेनी है जिसे हम ड्राई आइस कहते हैं। ड्राई आइस, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ड्राई आइस। ये लफ्ज़ ड्राई आइस ना ये एग्जाम में अक्सर आता है, ड्राई आइस। तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज, और इसका टेम्परेचर -78 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अच्छा, दो तो ये हो गई। आप ना P4 ले लो, फास्फोरस के 4 एटम कोवलेंट बॉन्ड के जरिए आपस में जुड़े हुए हैं। आप S8 ले लो, सल्फर के 8 एटम आपस में कोवलेंट बॉन्ड के जरिए पुक्कड़ फॉर्म, पुक्कड़ PUCKERED पुक्कड़ फॉर्म बनाते हैं। आप ना ग्लूकोज की बात कर लो, C6H12O6 कार्बन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन कार्बन वगैरह कोवलेंट बॉन्ड, C12H22O11। आप ना बर्फ की बात कर लो, बर्फ आइस, इसकी बात कर लो। ये जितने भी मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखी है ना, जितने भी मैंने लिखे हैं, ऑल दीज आर कोवलेंट मॉलिक्यूल्स, कोवलेंट मॉलिक्यूल्स। अब अगली बात, ये कोवलेंट मॉलिक्यूल तो हुए, वो सॉलिड जो मॉलिक्यूल पर मुश्तमिल हो और उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग या वंडरवाल फोर्सेस पाई जाएं, सच अ सॉलिड इज कॉल्ड मोलेकुलर सॉलिड। इसका मतलब है ये जितने भी मैंने आपके सामने मॉलिक्यूल लिखे, इसमें कुछ पोलर हैं, कुछ नॉन पोलर हैं, और इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग या वंडरवाल फोर्सेस पाई जाती हैं। लिहाजा इन सॉलिड्स को हम क्या कहेंगे? मोलेकुलर सॉलिड। व्हेन वाटर फ्रीजेज इट ऑक्यूपाइज 9% मोर स्पेस। जब स्पेस बढ़ती है, आप जानते हैं ना, D = m/v। बेटा जी, जब 9% ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, जब 9% वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो डेंसिटी 9% क्या हो जाएगी? कम हो, तो डिक्रीज। सिंपल सी बात है। एसीटोन कैन डिजॉल्व इन क्लोरोफॉर्म बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड एसीटोन इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर प्रीडोमिनेटली बिकॉज। अब जरा इस क्वेश्चन को समझना, इस बात को आपने समझना। मैं आपको कैसे समझाता हूँ? मैं आपको यूँ समझाता हूँ कि आपके पास ये एग्जाम्पल्स है, मैं इसको ले आता हूँ। इस एग्जाम्पल में मैं ये आपके सामने एक चीज़ बनाता हूँ। अब बेटा जी, मेरे पास एक कंटेनर है, ये कंटेनर है, इस कंटेनर में एसीटोन है, ये एसीटोन है, एसीटोन। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, ये एसीटोन का एक मॉलिक्यूल है, ये एसीटोन का दूसरा मॉलिक्यूल है। इन दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान यहाँ पे ये जो पार्शल पॉजिटिव पार्शल नेगेटिव दो लोन पेयर्स, दिस इज अ पोलर मॉलिक्यूल। पोलर, जो पोलर मॉलिक्यूल होता है ना, हम उसे कहते हैं डाइपोल। तो ये एक डाइपोल आ गया। तो एक डाइपोल ये है एसीटोन का पोलर मॉलिक्यूल, एक डाइपोल ये है। इन दोनों के दरमियान डाइपोल फोर्सेस पाई जाती हैं। इसका मतलब है व्हेन एसीटोन इज इन प्योर फॉर्म वी ऑब्जर्व द डाइपोल फोर्सेस बिकॉज एसीटोन मॉलिक्यूल इज अ पोलर। अब दूसरी तरफ ये आपके पास आ गया क्लोरोफॉर्म। आप ना एक कंटेनर लें, इस कंटेनर में ये क्लोरोफॉर्म को ले लिया, दिस इज द क्लोरोफॉर्म CHCl3 क्लोरोफॉर्म। अब आपने देखना है ये क्लोरोफॉर्म का एक मॉलिक्यूल, ये क्लोरोफॉर्म का दूसरा मॉलिक्यूल। क्लोरोफॉर्म इज आल्सो अ पोलर मॉलिक्यूल, ये भी पोलर मॉलिक्यूल है, ये भी डाइपोल है, ये डाइपोल। तो पोलर होने की वजह से इनके दरमियान भी डाइपोल फोर्सेस पाई जाती हैं। अब यहाँ दोनों बातों से क्या मतलब आया कि मैंने एसीटोन इज इन पोलर फॉर्म, वी ऑब्जर्व डाइपोल फोर्सेस अमंग एसीटोन मॉलिक्यूल बिकॉज दे आर पोलर। सिमिलरली इन द केस विद क्लोरोफॉर्म। अब आपने क्या करना है, आपने एक बड़ा कंटेनर लेना है,
उस कंटेनर में इधर से आप एसीटोन कुछ ले लें, इधर से आप क्लोरोफॉर्म ले लें। अब दोनों लिक्विड्स को आपने मिक्स करना है। अब होगा भला क्या कि ये मालिक्यूल जो ना आपके पास, ये मालिक्यूल आपके पास आ गया जी क्लोरोफॉर्म का, ये मालिक्यूल आपके पास आ गया एसीटोन का, ये एक एसीटोन का, ये क्लोरोफॉर्म का। अब इन दोनों के दरमियान जो अट्रैक्शन आ गई उसे हम क्या कहेंगे? हाइड्रोजन। मतलब क्या है? जब दोनों लिक्विड अलग अलग प्योर फॉर्म में कंटेनर में पड़े हैं, उनके दरमियान डाइपोल फोर्सेज हैं, लेकिन जब आप उनको मिक्स करके मिक्सर की फॉर्म में लाते हैं, अब उनके दरमियान क्या डेवलप होगी? हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट पढ़ते हैं, द एसीटोन कैन डिजोल्व रेड। ये जो अभी हमको बात बताई है, तो एसीटोन के मालिक्यूल्स के दरमियान क्या होगा? एसीटोन के मालिक्यूल के दरमियान डाइपोल फोर्सेज। सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल शो ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट नॉन कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट, बिल्कुल ठीक है। फेस क्यूबिक सेंटर जो है ना, इसका यूनिट सेल, बिल्कुल ठीक है। पानी में हल हो जाता है, बिल्कुल ठीक है। और सी पे लिखा हुआ है कि वंडरवाल फोर्सेस बिटवीन मालिक्यूल। आपको पता है ना कि सोडियम क्लोराइड में ये सोडियम आयन है, ये क्लोराइड आयन है। आयन्स के दरमियान वी ऑब्जर्व द आयनिक बॉन्ड। ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता किसमें। अब वाटर मॉलिक्यूल कैन फॉर्म। एक और बात आ गई, वाटर मॉलिक्यूल जो है ये क्या करता है? मैं एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ बेटा जी। अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, इस स्ट्रक्चर में आपके पास ये वाटर का मॉलिक्यूल, ये दरमियान वाला, ये वाटर का एक मॉलिक्यूल है बेटा जी, एक मॉलिक्यूल। अब ना ये नेबरिंग वाटर मॉलिक्यूल है, 1 2 3 और ये 4। एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी। दो मेरी बातों को ना मुख्तलिफ अंदाज में समझना है। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये बीच वाला वाटर मॉलिक्यूल, दरमियान वाला, अपने 4 नेबरिंग वाटर मॉलिक्यूल के साथ कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, तो योर आंसर विल बी 4H बॉन्ड। एक बात, ये पहली बात आ गई। अब दूसरी बात, इस दरमियान वाले वाटर मॉलिक्यूल के हिस्से में कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आती है? हिस्से में ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, इट इज बिटवीन 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 के, आधी फिर इसके हिस्से में आ गई, आधी इसके हिस्से में। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग 1 है, आधी इसको 2, आधी इसको 2, ये भी आधी। इसका मतलब है कि हम क्या कहेंगे, हम दूसरी बात वाला क्या करेंगे, नंबर 2 पे हम कहेंगे इन वाटर वी ऑब्जर्व 2H बॉन्ड्स पर मॉलिक्यूल। तो वाटर में एक मॉलिक्यूल के हिस्से में तो 2 अलग अलग बातें हैं। वाटर मॉलिक्यूल कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है? आंसर है 4। उसके हिस्से में कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आती है? आंसर है 2। बिल्कुल इसी तरह इधर को देखो, ये मेरे पास एक स्ट्रक्चर है HF का। अगर आप HF का स्ट्रक्चर देखोगे ना, ये HF का बेटा जी एक मॉलिक्यूल है, ये HF का दूसरा मॉलिक्यूल, ये HF का तीसरा मॉलिक्यूल। मैं इसकी बात करूंगा। अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो दरमियान वाला HF मॉलिक्यूल है, ये नेबरिंग HF मॉलिक्यूल के साथ कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, तो आप कहेंगे जी 1 और 2, 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। अब अगला मेरा सवाल, इसके हिस्से में कितनी आती है, तो वो हम कहेंगे कि 1H बॉन्ड पर मॉलिक्यूल। तो पर मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन बॉन्ड आता है। ये बातों को ज़हन में रखना। स्टूडेंट हम आगे बढ़ते हैं और मेरे पास अ वाटर मॉलिक्यूल कैन फॉर्म, आंसर 4H बॉन्ड्स इन टोटल। एवेपोरेशन इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। वो 5-6 बातें लिखी हुई हैं। एवेपोरेशन स्पॉन्टेनियस है, सरफेस फिनोमिनन है, इट काजेज द कूलिंग, ये कूलिंग को, इट इज़ एंडोथर्मिक, ये बहुत सारी बातें लिखी हुई। द हाइस्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HF अमंग द हाइड्रोजन हेलाइड्स। बेटा जी ज़रा सुनना, आपके पास हाइड्रोजन हेलाइड्स की बात करता हूँ। हाइड्रोजन हेलाइड्स, अगर मैं हाइड्रोजन हेलाइड्स की बात करूँ, मैं इधर से आपको शो भी करवाता हूँ कि हाइड्रोजन हेलाइड्स में मेरे पास ये आ गया, ये HF है, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है और इसका बॉइलिंग पॉइंट 19.9 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये लिक्विड है। HCl का बॉइलिंग पॉइंट ये नीचे बहुत कम है,
HCl का बॉइलिंग पॉइंट बेटा जी ना -85 डिग्री सेंटीग्रेड HCl का। HBr का उससे थोड़ा सा ज़्यादा वैसे हो गया, और HBr का बॉइलिंग पॉइंट ना -67 डिग्री सेंटीग्रेड। HI उसका उससे भी ज़्यादा है, इसका बॉइलिंग पॉइंट -35 डिग्री सेंटीग्रेड। मैं दोबारा बात करता हूँ कि मेरे पास ये चार हैं, HF, HCl, HBr, HI, ये चार हैं। ये लिक्विड है और ये तीनों गैसेस हैं, और मैंने सबका आपको बॉइलिंग पॉइंट बताया। इन चारों में हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका? HF का। क्यों? बिकॉज इन HF वी ऑब्जर्व द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। और अगर मैं कहूँ कि इन चारों में लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका है, तो वो किसका है? HCl। ये सबसे कम है, -85 डिग्री, सबसे कम है। एक और नुकता, और वो क्या? वो नुकता ये है कि ये HCl गैस है। जब आप HCl गैस को लेकर इसको पानी में डालो ना, पानी में पानी लिया, उसमें HCl गैस को डाल दिया, गैस को। जब ये गैस होती है तो उसे हम कहते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। व्हेन इट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर वी हैव द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl, एंड दिस एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो व्हाट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड? हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl। आगे बढ़े, और मेरे पास इसकी आंसर आ गया ना, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन, स्ट्रॉन्गेस्ट अब ज़रा यहाँ पे भी एक फड्डा आ गया। बहुत बारीक बात है, इंतहाई बारीक बात, सुनना बेटा जी। अगर मैं आपसे कहूँ कि H और F पार्शली पॉजिटिव पार्शली नेगेटिव, ये लोन पेयर आ गया। अगर आप इसको देखोगे ना, इन दोनों के दरमियान ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ कितनी है? 40 किलो जूल पर मोल। इतनी एनर्जी चाहिए इसको तोड़ने के लिए। अच्छा, मेरे पास ना ये वाटर है, OH, लोन पेयर, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। एक और वाटर मॉलिक्यूल ये आ गया। बड़ी अहम और इंतहाई बारीक सी बात है, इसके दरमियान भी ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को आमतौर पर 3 डॉट्स से जाहिर करते हैं आमतौर पर, और इसकी स्ट्रेंथ है 25 किलो जूल पर मोल। अब दो बातें हैं। पहली बात, अगर मैं कहूं कि HF और वाटर दोनों में से किस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, तो डेफिनेटली 40 ज़्यादा है और 25 कम है। तो इन HF द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज मोर देन इन वाटर। और अगर आप अमोनिया में चले जाओगे ना, तो वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वीक हो जाती है, 112 किलो जूल पर मोल चाहिए, और ग्लूकोज में तो और भी वीक होती है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इन चारों की बात करूं तो स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग HF, उसके बाद वाटर, फिर अमोनिया और एंड पे क्या? ग्लूकोज। इसके बाद अच्छा एक और बात, अगर मैं कहूं कि द ओवरऑल स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो किस में ज़्यादा है, ओवरऑल स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो किस में ज़्यादा है, तो वो किस में आएगी? वाटर। क्यों भला? क्योंकि HF का पर मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और वाटर में पर मॉलिक्यूल कितनी है? 2 हैं। अगर पर मॉलिक्यूल 2 हैं तो 25 कितने हो गए? 50। तो अगर मैं दो बातें मिक्स नहीं करनी, दो बातें कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग किस में है, तो HF में, उसके बाद वाटर, उसके बाद अमोनिया, फिर ग्लूकोज। और दूसरी बात, ओवरऑल इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में ज़्यादा है, तो वो वाटर। अच्छा, एक और बात, अगर इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है तो फिर अमोनिया गैस है, HF लिक्विड है, वाटर लिक्विड है, लेकिन ग्लूकोज तो सॉलिड होता है। तो सॉलिड में तो स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होती है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो फिर ग्लूकोज में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो आंसर नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड ग्लूकोज में उसका सॉलिड होना सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से नहीं है। ग्लूकोज का साइज बहुत बड़ा होता है, उसमें स्ट्रॉन्ग लैंडेड डिस्पर्शन फोर्सेस पाई जाती हैं, जिसकी वजह से वो सॉलिड है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर नीड्स, जब कोई लिक्विड बॉयल करता है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ब्रेक करती हैं और यूं वो लिक्विड जो है वापस में जाता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन HCl एंड आर्गन, बेटा जी यू नो HCl इज अ पोलर while argon is a non-polar.
when you have a mixture of polar and non-polar, when you have a mixture of polar and non-polar, then the attractive forces observed, उसके दो नाम हैं, dipole induced dipole forces, or they are also called the Debye forces. Debye forces. तो 4 is the answer. Standard enthalpy of vaporization, ये एक लंबी बात होगी. इस नोटेड, जब कोई लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट पर वेपर्स में कन्वर्ट होता है ना, तो बॉइलिंग पॉइंट पर उसको जो हीट दी जाती है उसे कहते हैं स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन. 27, फॉर अ सब्सटेंस द वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर. बेटा जी, जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है, वो टेम्परेचर उस लिक्विड का क्या कराता है, बॉइलिंग पॉइंट. फॉर अ लिक्विड एट डायनेमिक इक्विलिब्रियम, पता है ना, जब आप कोई क्लोज कंटेनर लें, सपोज आई हैव अ क्लोज कंटेनर, ये मेरे पास क्लोज कंटेनर है, इसमें मैंने लिक्विड को लिया, अब क्या होगा, ये लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होगा. दिस इज कॉल्ड एवेपोरेशन. शुरू में बड़ा तेज़ी से कन्वर्ट होगा. इनिशियली द रेट ऑफ एवेपोरेशन इज़ वेरी हाई. अब जैसे जैसे ये ऊपर वाली सरफेस वेपर से सैचुरेट होती जाएगी, अब क्या होगा, वो वेपर्स कुछ वेपर्स दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट होंगे. दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन. एक वक्त आएगा कि जिस तेज़ी से लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, उसी तेज़ी से वेपर्स लिक्विड में आ रहे हैं, यानी रेट ऑफ एवेपोरेशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन. दैट स्टेट इनसाइड दिस क्लोज कंटेनर, इसके अंदर ना, दैट स्टेट इनसाइड दिस क्लोज कंटेनर इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम. तो डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है कि रेट ऑफ एवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन आपस में इक्वलाइज हो जाता है. पोजीशन ऑफ पार्टिकल इन क्रिस्टलाइन सॉलिड रिप्रेजेंट. बेटा जी, इस तरह चीज़ को देखना, पोजीशन ऑफ पार्टिकल इन क्रिस्टलाइन सॉलिड. मैं आपको ना एक चीज़ दिखाता हूँ. मेरे पास ना ये एक स्ट्रक्चर है, ज़रा इसको देखना. मेरे पास ये स्ट्रक्चर है, अगर इसको मैं बड़ा करके दिखाऊं, ये आपको ना रेड बॉल से नज़र आ रहे हैं, रेड कलर के बॉल. हम इनको दो नाम देते हैं. हम इनको क्रिस्टल साइट्स कहते हैं. साइट्स, क्रिस्टल साइट्स. हम इनको क्रिस्टल पॉइंट्स कहते हैं. पॉइंट्स. ये जो सारे का सारा आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ना, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं क्रिस्टल लैटस. क्रिस्टल लैटस, उसमें जो इतना ये शेडेड हिस्सा आपको नज़र आ रहा है ना, दिस इज कॉल्ड यूनिट सेल. और ऐसे कई यूनिट सेल मिलकर इस क्रिस्टल लैटस को बना रहे हैं. ये क्रिस्टल लैटस हमें क्या शो करता है, ये किसी क्रिस्टल की ज्योमेट्री को शो करता है. अच्छा, इसमें इस क्रिस्टल लैटस में क्या है, ये क्रिस्टल साइट है या क्रिस्टल पॉइंट्स है. ये किस चीज़ को जाहिर कर रहे हैं, ये जाहिर करते हैं एटम्स को, ये जाहिर करते हैं आइंस को, ये जाहिर करते हैं मॉलिक्यूल्स को, ये इनको जाहिर करते हैं. अच्छा, ठीक हो गया. ये लाइन जो है ये क्या है, ये लाइन बॉन्डिंग को जाहिर करती है. बॉन्डिंग, दिस में बी द आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, मोलेकुलर बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, कोई भी हो सकता है. इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये क्रिस्टल लैटस, ज़रा सुनो, अगर ये सोडियम क्लोराइड का है, तो ये वाला जो सर्कल बना हुआ है ना रेड, या ये सोडियम आयन होगा या ये क्लोराइड आयन होगा. और ये जो लाइन है जिसे मैं बॉन्डिंग लाइन कह रहा हूँ, ये आयनिक बॉन्ड को जाहिर करेगी. अगर ये डायमंड का क्रिस्टल लैटस है, डायमंड का, तो फिर ये जो पॉइंट्स है ना, जिसे मैं क्रिस्टल लाइट साइड से क्रिस्टल पॉइंट कह रहा हूँ, ये कार्बन एटम को जाहिर करेंगे. ये कार्बन एटम को जाहिर करेंगे. और ये जो लाइन है ना, ये कोवलेंट बॉन्ड को जाहिर करेगी. बिल्कुल सर, आप इसको ज़हन में रख लो. एक और चीज़ जो इसमें ना, वो बेटा जी ज़रा देखना, बड़े खूबसूरत पॉइंट. ये मेरे पास ना एक ये यूनिट सेल है, दिस इज ए यूनिट सेल. अब इस यूनिट सेल को ये देखोगे ना, तो मैं ऊपर वाई एक्सिस की तरफ 1 2 3 4, जब यूनिट सेल एक दूसरे के ऊपर रखते जाते हैं तो केमिस्ट्री की जुबान में हम कहते हैं कि हम यूनिट सेल को रिपीट कर रहे हैं. अच्छा, अगर आप इसमें देखोगे ना, तो हम इसी को, ये जो लिखा है ना, इसको एक्स एक्सिस के लॉन्ग रिपीट करते गए. और अगर आप इस पर आ जाओगे ना, तो हम इन्हीं को जी एक्सिस के लॉन्ग रिपीट कर रहे हैं.
मतलब इसमें क्या हो रहा है, इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने यूनिट सेल को y, x और z 3 डायमेंशनली रिपीट किया। ये मेरे पास क्या बन गया, दिस इज द क्रिस्टल लैटिस। तो जब आप यूनिट सेल को 3 डायमेंशनली x, y, z में रिपीट करते हैं तो जो मेरे पास स्ट्रक्चर बड़ा सा बनता है, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द क्रिस्टल लैटिस। मतलब आप इसमें भी देख सकते हो ये जो स्ट्रक्चर बना, इसमें ये जो रेड रेड बॉल्स हैं ये लैटिस साइड्स या लैटिस पॉइंट्स हैं, इनके दरमियान ये जो येलो लाइंस हैं दे आर कॉल्ड द बॉन्डिंग, और ओवरऑल दिस वन इज द क्रिस्टल लैटिस। आगे आओ, पोजीशन ऑफ पार्टिकल इन क्रिस्टलाइन सॉलिड रिप्रेजेंट द लैटिस पॉइंट्स और लैटिस साइट्स। पॉलीमॉर्फिज्म इज अ कंपाउंड फिनोमिनन। अच्छा, पॉलीमॉर्फिज्म और एलोट्रॉपी, अगर मैं कहूँ ना इन दोनों में एक लफ्ज़ का फ़र्क बताओ, तो पॉलीमॉर्फिज्म वो फिनोमिनन है जो कौन शो करते हैं, कंपाउंड, और एलोट्रॉपी वो फिनोमिनन है जो शो करते हैं एलिमेंट्स। कंपाउंड फिनोमिनन, एलिमेंटल फिनोमिनन। विच ऑफ दीज इज नॉट अ मोलेकुलर सॉलिड? बेटा जी आयोडीन, ग्रेफाइट इज अ कोवलेंट सॉलिड। कोवलेंट सॉलिड, ग्रेफाइट कोवलेंट है, बाकी तीनों मोलेकुलर है। हैबिट ऑफ क्रिस्टल, हैबिट कहते हैं शेप को। जब किसी क्रिस्टल को आप बनाते हैं तो जिस शेप में वो ग्रो करता है, बनता है, उसे कहते हैं हैबिट ऑफ क्रिस्टल। तो हैबिट ऑफ क्रिस्टल इज अफेक्टेड बाय एडिंग इम्प्योरिटी। आपको पता है ना कि अगर आप सोडियम क्लोराइड को, मैं ये एक पॉइंट आपको दिखाना चाहूँगा कि अगर हम सोडियम क्लोराइड को बनाते हैं, अच्छा ये ज़रा देखिएगा चेंज इन, ये सोडियम क्लोराइड जब हमने बनाया ना, ये प्योर फॉर्म यानी प्योर सोडियम क्लोराइड पानी में डाला, उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना। अब उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को ठंडा करो तो आपके पास ये क्यूबिक शेप क्रिस्टल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड बनेंगे। अब एक और काम करो, अब आप वही सोडियम क्लोराइड जो आपने लिया है ना, जिसका सॉल्यूशन बना है, उसमें 10% यूरिया मिला दो। अब उसको ठंडा करो। नाउ यू विल फाइंड द नीडल शेप क्रिस्टल। पहले क्यूबिक था, जब प्योर था, इंप्योरिटीज ऐड की तो उसकी हैबिट शेप चेंज हो गई। अच्छा, हैबिट कैसे चेंज? हैबिट मीन शेप। क्रिस्टल की शेप आप कैसे चेंज कर सकते हैं? इंप्योरिटी ऐड कर सकते हैं, कंडीशन चेंज करने से। प्रेशर बढ़ा दो, टेम्परेचर को वेरी कर दो, कंडीशन को चेंज करने से भी आप हैबिट ऑफ क्रिस्टल को चेंज कर सकते हैं। बेटा जी नेक्स्ट हमारे पास आ गया आइसोमॉर्फ्स। अल्फाज, आइसो मीन सेम, एमॉर्फा मीन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। वो एलिमेंट या कंपाउंड जो सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर रखते हैं, इस फिनोमिनन को हम कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म। तो और उन कंपाउंड को हम कहते हैं ये वाला बीटा। A crystal lattice is a structure formed by 3-dimensional repetition of a unit cell. अगर आप यूनिट सेल को, अभी मैं आपको पीछे बता के आऊँ ना कि x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस जब आप रिपीट करेंगे यू विल गेट अ ह्यूज स्ट्रक्चर एंड दैट ह्यूज स्ट्रक्चर इज नेम्ड क्रिस्टल लैटिस। 35 पे आ जाओ। बेटा जी आप में जो ज़हीन तरीन स्टूडेंट है ना, उनके लिए ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में सिर्फ एक लफ्ज़ है जो ऑप्शन को चेंज कर देता है। अगर मैं इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट यूं पढ़ूं कि क्रिस्टल लैटिस इज द टर्म्स यूज फॉर, अगर मैं लफ्ज़ एक्सक्लूसिवली निकाल दूं, मैं ना बोलूं ये है ही नहीं, समझो है ही नहीं, तो लैटिस एनर्जी इज द टर्म यूज फॉर। अगर एक्सक्लूसिवली निकाल लो तो फिर आंसर है ऑल क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये लफ्ज़ है ना लैटिस एनर्जी। जब भी लफ्ज़ लैटिस आता है ना तो इशारा क्रिस्टल की तरफ होता है, इशारा क्रिस्टलाइन सॉलिड की तरफ होता है। जब लैटिस आता है इशारा क्रिस्टलाइन सॉलिड, और क्रिस्टलाइन सॉलिड बनते वक्त जो एनर्जी रिलीज होती है दैट एनर्जी इज कॉल्ड
अब वो क्रिस्टलाइन सॉलिड आयनिक भी हो सकता है, कोवलेंट भी हो सकता है, मेटालिक भी हो सकता है, मोलेकुलर भी हो सकता है। लेकिन अगली बात, अब मैं ना वो दोबारा लफ्ज़ जिंदा करता हूँ। कौन सा लफ्ज़? एक्सक्लूसिवली। अब अगली बात क्या होगी कि लैटिस एनर्जी की जो टर्म है ये ख़ास तौर पर किसके लिए इस्तेमाल होती है? तो वो आंसर क्या है? आयनिक सॉलिड। जब आप क्रिस्टल लैटिस एनर्जी की प्रॉपर्टी बॉर्न एबर साइकिल पढ़ते हैं, उसमें हम सोडियम क्लोराइड आयनिक सॉलिड या दूसरे जो बाइनिक कंपाउंड हैं उनकी लैटिस एनर्जी को फाइंड आउट करते हैं। लैटिस एनर्जी डिपेंड्स अपॉन लैटिस एनर्जी जो है वो चार्ज डेंसिटी पर डिपेंड करती है। अब चार्ज डेंसिटी में भी आयन्स आएंगे, तो उसका मतलब अगर एक्सक्लूसिवली आएगा तो आपका आंसर बी है, और अगर आप एक्सक्लूसिवली की टर्म स्किप कर दें तो फिर आपका आंसर क्या है? ए। डायरेक्शन डिपेंड अपॉन डायरेक्शन डिपेंडेंस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज टर्म्स एज एन आइसोट्रॉपी। पढ़ा है ना कि जब भी एनआइसोट्रॉपी वो फिनोमिनन है जिसमें डायरेक्शन चेंज करने पर कुछ प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ चेंज हो जाती हैं। हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स लैटिस एनर्जी। बेटा ज़रा गौर से सुनना, ये मैं क्या कहता हूँ, मैं तेज़ी से बात को बोलूँगा, ज़रा सुनना। मैं कहता हूँ कि लैटिस एनर्जी, मैं डेल्टा एच लैटिस कह देता हूँ। लैटिस एनर्जी इज़ डायरेक्टली करूँ इसको मैं करता हूँ डायरेक्टली। लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी, यानी जितनी आयन की चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी उतनी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी। अब चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज टू साइज रेशियो, इसे कहते हैं चार्ज डेंसिटी। अब सारी बात का मफहूम क्या बना? मेरे पास चार ऑप्शन हैं, चार आयन्स हैं, उनमें से जिस आयन की चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी उसकी लैटिस एनर्जी भी ज़्यादा होगी, और हमने हाईएस्ट ही देखनी है। अब हम क्या करेंगे? हम असल में ना इन चारों आयन्स की चार्ज डेंसिटी को चेक करेंगे। उसके लिए मैं दो चीज़ों को देखूंगा, एक है चार्ज और दूसरा क्या है? साइज। बेटा जी, चार्ज ओवर साइज। अब इसको देखो, दैट इज इक्वल टू चार्ज डेंसिटी। एक इसमें चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, चार्ज ज़्यादा चार्ज डेंसिटी ज़्यादा। अब आप सोडियम आयन को देखोगे तो इस पर तो चार्ज +1 है, इसका मतलब है चार्ज इसका कम है, इसकी चार्ज डेंसिटी भी क्या होगी? कम होगी। ये तो स्किप कर गया। अगर कहते ना लोएस्ट किसकी है तो फिर ये मेरा ऑप्शन था, लेकिन हाईएस्ट क्या है? अब बाकी तीनों में देखो, मैग्नीशियम का चार्ज +2 +2 +2, इसका मतलब है बाकी तीनों में चार्ज क्या हो गया? सेम। अब फैसला फिर किसके पास चला गया? साइज। अब बाकी जो तीनों बचे हैं उनमें जिसका साइज सबसे छोटा होगा, साइज कम होगा तो चार्ज डेंसिटी उसकी क्या होगी? ज़्यादा। अब साइज को देखो, अगर आप साइज को देखोगे ना तो आपके पास ये मैग्नीशियम आयन है छोटे साइज का, ये कैल्शियम आयन है बड़ा साइज, और ये बेरियम आयन है। ये इसका मतलब ये पहले वाला जो ऊपर मैंने लिखा ना वो है मैग्नीशियम Mg2+, ये कैल्शियम Ca2+, और ये बेरियम आयन Ba2+। अब तीनों में साइज किसका छोटा है? मैग्नीशियम। जिसका साइज सबसे कम है उसकी चार्ज डेंसिटी सबसे ज़्यादा। तो फॉर यू आंसर इज ए। मोलेकुलर क्रिस्टल्स आर सॉफ्ट। बेटा जी मोलेकुलर क्रिस्टल सॉफ्ट होते हैं, बाकी जो तीनों कैटेगरीज है, आयनिक हैं, कोवलेंट हैं, मेटालिक, दे आर द हार्ड। इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, ये दो लफ्ज़, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस LDF, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, इसको यहाँ पर ऐड कर लो, और शॉर्ट रेंज फोर्सेस, ये तीनों नाम एक ही किस्म की अट्रैक्टिव फोर्सेस के, तीनों नाम। तो अब यहाँ पे आपके पास जो है ना वो लिखा हुआ है कि ये फोर्सेस जो है ना रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मोलेकुलर। मैं दोबारा कह रहा हूँ, मोलेकुलर सॉलिड में दो किस्म की अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, एक तो हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं और दूसरा हम कहते हैं वेंडर वॉल फोर्सेस। ये जो वेंडर वॉल है ना, ये दो किस्म का कॉम्बिनेशन है, LDF
DDF और LDF। क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल्स आर लिंक्ड, ये मैं अभी आपको समझा के आऊँ कि क्लोरोफॉर्म इज अ पोलर एंड अमंग पोलर मॉलिक्यूल्स वी ऑब्जर्व द डाइपोल फोर्सेस। ये 4 इज द आंसर। द डिस्टिलेशन ऑफ अ सोल्यूशन, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, इस वक्त कमरे का प्रेशर 760 टॉर है हवा का। अगर आप इस कमरे को एयर टाइट करके वहाँ वैक्यूम पंप लगा के अंदर से हवा निकाल दो ना, थोड़ी थोड़ी करके, 760, 750, 720, 700, तो वैक्यूम क्या होता है? नॉर्मल प्रेशर से कम प्रेशर कहीं होगा तो उसे हम कहते हैं वैक्यूम। द प्रेशर लेस देन नॉर्मल प्रेशर इज कॉल्ड वैक्यूम। इस वक्त कमरे का प्रेशर नॉर्मल क्या, 760, लेकिन अगर आप कोई चीज़ निकाल कर बाहर निकाल के, तो अब कितना हो गया जी, 700, तो हम कहेंगे अंदर क्या क्रिएट हो गया, वैक्यूम। तो रिड्यूस प्रेशर। तो ये आपके पास आंसर आ गया वैक्यूम। बेटा जी बाकी को भी, डिस्टिलेशन क्या होता है? किसी कंपोनेंट्स के मिक्सचर को किसी मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग करना। मसलन सुनो, मैं सिंपल से सिंपल, आपने ना चने लिए, चने उसको ले लिया, आप उसमें मकई के दाने ले लो, आप उसमें चावल के दाने ले लो। अब ये 3 किस्म के ना आपके पास ग्रेन्स दाने आ गए, इनको अच्छी तरह मिक्स कर लो, वो आपके पास बन गया मिक्सचर। उस मिक्सचर के 3 कंपोनेंट्स हैं, चने के दाने, मकई के दाने, चावल के, वो उसके कंपोनेंट्स हैं। अब मैं कहता हूँ उनको अलग अलग करो। तो जब आप कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर को अलग अलग करते हैं, दैट इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। ये एक सिंपल सा समझाया आपको, इसको हम बोलते हैं डिस्टिलेशन। अब डिस्टिलेशन आगे 4 किस्म की होती है आपकी बुक्स के हद तक। एक होगी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, एक लफ्ज़ याद रखना है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम कंपोनेंट्स को कैसे सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। एक हो गया डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, इसमें हमें उस मिक्सचर को हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर। जैसे आप कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से वो 4 कोल को कोल गैस हासिल करते हैं, और लास्ट पे आपके पास क्या आ गया, वैक्यूम। वैक्यूम डिस्टिलेशन इज द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर अंडर रिड्यूस प्रेशर, और यही हमारा आंसर। यूनिट सेल एग्जिस्ट, तमाम क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए यूनिट सेल होता है। विच टाइप ऑफ फोर्सेज एग्जिस्ट बिटवीन, बेटा जी आयोडीन जो है ना, I2, आयोडीन इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर, और जब भी नॉन पोलर रहता है उसमें ओनली लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस पाई जाती हैं। तो 40 इज द आंसर। इन एन आइसोट्रॉपिक क्रिस्टल विच प्रॉपर्टी डज नॉट चेंज विच चेंज इन डायरेक्शन ऑफ क्रिस्टल। मोलर मैस नहीं ना चेंज होता, मोलर मैस का डायरेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं। बाकी जो तीनों है ना, दे आर कॉल्ड एन आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज। एंड द लास्ट वन इज इन मेटल्स वाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिक्रीजेज विद इंक्रीजेज ऑफ टेम्परेचर। मेटल्स का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, उसमें से उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम होती जाएगी। वजह, ये मेटल का होता है कैटाइन, ठीक है, ये मेटल कैटाइन है, ये अपने मेन पोजीशन के ऊपर नीचे वाइब्रेट करता है। ये यहाँ पे जाएगा तो ये, और इधर आएगा तो ये वाइब्रेट करता है। ये आपको पता नहीं, यहाँ से मेन से एक्सट्रीम तक इसे एम्पलीट्यूड कहते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन, इन इलेक्ट्रॉन ने यहाँ मूव करना होता है। ये जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना मेटल में, तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, तो होता ही है कि टेम्परेचर बढ़ने पर इस मेटल कैटाइन की वाइब्रेशन बढ़ जाती है, एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। अब ये ज़्यादा ऊपर नीचे जाता है। जब ज़्यादा ऊपर नीचे जाएगा तो अब ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन में रुकावट पैदा करता जाएगा। जितनी वो रुकावट पैदा होती है उतनी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम होती जाती है। तो ये आपके पास आंसर इसका क्या आ गया। स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर। अल्लाह ताला आप सबसे खुश हो, हम सबसे खुश हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।